सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस। तो इससे पहले वाला जो लेक्चर था उस वो काफ़ी लंबा हो गया था और उसमें हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था। अब इसके नीचे का हमें डिस्कस करना है और ये इवोल्यूशनरी फाउंडेशन चल रहा है, ठीक है। तो अब ये है कि पहला जो एंसेस्टर एनारोबिक यूकैरियोट है वो ये है। तो ये आगे बढ़ा। अब सबसे पहले तो इस ये ना कहानी हम ये देख रहे हैं कि जो क्लोरोप्लास्ट है और जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो कैसे बना। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि इवोल्यूशन ऑफ यूकैरियोट्स थ्रू इंडो सिम्बायोसिस। सो द अर्लीस्ट यूकैरियोट्स एंड एनारोब एक्चुअली इंडो सिम्बायोंट पर्पल येलो bacteria which carried with them their capacity for aerobic catabolism and became over time mitochondria. When photosynthetic cyanobacteria subsequently became symbiont of some aerobic eukaryotes, thus cell become the photosynthetic precursors of modern green algae and plant. तो बेसिकली हम यहाँ पे यही डिस्कस कर रहे हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है और जो क्लोरोप्लास्ट हैं वो एग्जिस्टेंस में किस तरीके से आए हैं। तो हमने यहाँ पे पहला माइटोकॉन्ड्रिया का डिस्कस कर लेते हैं। तो उसका क्या है कि एनाएरोबिक मेटाबॉलिज्म इज़ इनसफिशिएंट बिकॉज फ्यूल इज़ नॉट कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड। अब ये जो एनाएरोबिक बैक्टीरिया हैं इनका जो मेटाबॉलिज्म है वो इनअफिशिएंट था। और इनअफिशिएंट इसीलिए था क्योंकि इनके पास फ्यूल्स नहीं थे जो कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन कर पाएँ या कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो पाएँ। बैक्टीरिया इज engulfed by ancestor eukaryotes and multiplied within it। तो जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया ने क्या किया, इनगल्फ किया जो एंसेस्टर यूकैरियोट्स हैं उनका, और फिर उसके बाद क्या हुआ कि मल्टीप्लाई किया उनको विद इन इट। So symbiotic system can now carried out aerobic catabolism. Some bacterial genes move to the nucleus and the bacterial endosymbionts become mitochondria। तो इस तरीके से जो बैक्टीरियल जीन्स थे उन्होंने इनको इनगल्फ किया और इस तरीके से एक इंडोसिम्बायोंट बने विच इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। तो अब ये है कि पहला जो एंसेस्टर एनारोबिक यूकैरियोट है, यानी कि एनारोबिक कंडीशंस पे रहता है, इसको ऑक्सीजन रिच एनवायरनमेंट में रहने की आदत नहीं है। तो अब ये जो बैक्टीरियल जीनोम है ये इसके अंदर आया इस सेल के, और ये जो बैक्टीरिया है ये एरोबिक कंडीशंस वाला बैक्टीरिया है। ये एरोबिक मेटाबॉलिज्म में इफ़िशिएंटली ग्रो कर सकता है क्योंकि इसमें जो फ्यूल है वो ऑक्सीडाइज करता है, मतलब ऑक्सीडाइज करके वो CO2 रिलीज़ करता है। अब ये एरोबिक यूकैरियोट जो है फिर वो फर्दर दो में स्प्लिट हो गया। तो पहला वाला जो था वो था नॉन फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट, और जो दूसरा है वो पहले हम डिस्कस करेंगे। तो ये नॉन फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट्स हो गए, जैसे कि प्रोटिस्टा के कुछ ग्रुप, फंजाई और एनिमल्स जो होते हैं वो भी नॉन फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट्स ही हैं एक तरीके से। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये तो इसमें प्रेजेंट है। तो अब ये तो फोटोसिंथेटिक साइनोबैक्टीरिया है, उसका जो साइनोबैक्टीरियल जीनोम है वो इनगल्फ कर रहा है साइनोबैक्टीरिया, और ये एक इंडोसिम्बायोंट बना रहा है और मल्टीप्लाई कर रहा है और ATP की सिंथेसिस कर रहा है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो ये क्लोरोप्लास्ट जो है वो इस तरीके से इंडोसिम्बायोंट बना। तो इन टाइम सम साइनोबैक्टीरिया जीन्स मूव टू न्यूक्लियस एंड इंडोसिम्बायोंट्स बिकम प्लास्टिड्स एंड क्लोरोप्लास्ट। तो इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया का हमने देखा कि किस तरीके से वो एक एनारोब होने के, मतलब वो एक एनारोब था और इस तरीके से वो एक यूकैरियोट सेल में गया जो कि क्या था वो, मतलब वो एरोब था, और इस तरीके से उसने क्या किया अपना इंडोसिम्बायोसिस की। उसी तरीके से एरोबिक बैक्टीरियम जैसे कि जो क्लोरोप्लास्ट है या फिर प्लास्टिड है वो एक एनारोबिक सेल के अंदर गया और उसको इस तरीके से उसने एक एरोबिक यूकैरियोट बनाया। तो यही है, देखो यहाँ पे ये एनारोबिक है और इसके बैक्टीरिया के इनगल्फ के बाद ये एरोबिक यूकैरियोट्स में चेंज हो जा रहा है। Now next page is about
comparison of prokaryotes and eukaryotic cells. Having a comparison of prokaryotes and eukaryotic cells. So characteristic है, उसके बाद प्रोकैरियोटिक सेल है और यूकैरियोटिक सेल है. सबसे पहले जो साइज़ होता है प्रोकैरियोटिक सेल का वो जनरली 1 से 10 माइक्रोमीटर का होता है, और जो यूकैरियोट्स होते हैं उनका साइज़ 5 से 100 माइक्रोमीटर का होता है. जीनोम प्रोकैरियोट्स में नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है. इसमें क्या है, हिस्टोन प्रोटीन है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी है, और क्रोमोसोम जो है वो न्यूक्लियस से सराउंडेड है मेम्ब्रेन एनवेलप में. जो सेल डिवीज़न है प्रोकैरियोट्स में वो फ्यूजन से हो रहा है, बडिंग से हो रहा है, किसी भी तरीके की माइटोसिस नहीं हो रही है. बट वाइल टॉकिंग अबाउट यूकैरियोट्स, इसमें माइटोसिस हो रही है, इसमें स्पिंडल फाइबर्स बन रहे हैं, सेंट्रियोल्स बन रहे हैं कुछ स्पीसीज़ में. मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोट्स में, बट यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं. यूकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है. फिर न्यूट्रिशन जो है प्रोकैरियोट्स में एब्जॉर्प्शन होता है, और कुछ में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है. बट जब हम यूकैरियोट्स की बात कर रहे हैं तो उसमें एब्जॉर्प्शन होता है, इजेशन होता है, और फोटोसिंथेसिस भी होता है कुछ ऑर्गेनिज्म में. उसके बाद एनर्जी मेटाबॉलिज्म की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में कोई भी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है. कोई भी ऑक्सीडाइज जो एंजाइम है वो बॉन्डेड होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, और यहाँ पे जो ऑक्सीडाइज एंजाइम्स होते हैं वो पैक्ड होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में. साइटोस्केलेटन कोई भी प्रेजेंट नहीं होता प्रोकैरियोट्स में, बट यूकैरियोट्स में कॉम्प्लेक्स माइक्रोट्यूब्यूल्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, एक्टिन फिलामेंट्स, इतनी सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं. जब हम इंट्रासेल्यूलर मूवमेंट की बात कर रहे हैं तो प्रोकैरियोट्स में वो एब्सेंट होता है, जबकि यूकैरियोट्स में साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होती है, एंडोप्लाज्मिक इंडोसाइटोसिस होती है, फाइगोसाइटोसिस होती है, माइटोसिस होती है, वेसिकल जो ट्रांसपोर्ट है वो होता है. Now the next topic which we have is molecular anatomy reveals evolutionary relationship. अब ये जो molecular anatomy है किसी भी organism की या किसी भी सेल की, वो किस तरीके से हमें evolutionary relationships के बारे में बता रही है, वो कैसे evolutionary relationships को reveal कर रही है. So the 18th century naturalist Carolus Linnaeus, या इसको बहुत सारे लोग लिनेनियस भी बोलते हैं. सो वट एवर यू आर कंफर्टेबल विथ यू कैन प्रोनाउंस दैट. रिकॉग्नाइज द एनाटॉमिक similarity and differences among living organisms and use them to provide a framework for assessing the relatedness of species. तो अब ये जो लिनेनियस है या लीनियस है, उन्होंने कुछ सिमिलैरिटीज़ और कुछ डिफरेंसेस ऑर्गेनिज्म में देखे, और उसके बाद उन्होंने एक फ्रेमवर्क निकाला कि हम कोई भी जो दो स्पीसीज़ हैं जब हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं तो वो किस तरीके से रिलेटेड है, उनकी जो रिलेटेडनेस है उसके बारे में हम एक फ्रेमवर्क यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं. देन वी हैव Charles Darwin in 19th century gave us an unifying hypothesis to explain the phylogeny of modern organism. तो उसके बाद जो चार्ल्स डार्विन है उन्होंने 19th सेंचुरी में हमको एक हाइपोथेसिस दी. हाइपोथेसिस का वैसे इन जनरल टर्म हम अगर लें तो वो होता है इमेजिनेशन उनकी जो थी. सो द ओरिजिन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर. तो उनकी हाइपोथेसिस जो उनकी इमेजिनेशन थी उसके अकॉर्डिंग वो ये कहते थे कि जो ओरिजिन है डिफरेंट स्पीसीज़ का वो एक कॉमन एंसेस्टर से हुआ है. नाउ बायोकेमिकल रिसर्च इन 20th सेंचुरी रिवील्ड द मॉलिक्यूलर एनाटॉमी ऑफ cells of different species, the monomeric subunit sequence and 3-dimensional structure of individual nucleic acid and protein. उसके बाद बायोकेमिकल रिसर्चेज हुई और इसके बाद टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा अच्छे से 20th सेंचुरी में बहुत उभर के आई. तो जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो एनाटॉमी है, जो सेल है उसकी एनाटॉमी यानी उसका 3-डायमेंशनल स्ट्रक्चर, उसका न्यूक्लिक एसिड, उसके प्रोटीन्स, ये सारे के सारे हमें पता चलने लग गए. हमें उनकी 3-डायमेंशनल स्ट्रक्चर मतलब वो एग्जैक्टली वो 3 डायमेंशन में किस तरीके से दिखेगा, हर डायमेंशन से कैसा दिखेगा, हमने ये सब कुछ जब स्टडी कर लिया. सो बायोकेमिस्ट नाउ हैव एन
इनॉर्मस रिच एंड इंक्रीजिंग ट्रेजर्स ऑफ एविडेंस। तो आज के टाइम पे जो बायोकेमिस्ट हैं उनके पास बहुत सारे ट्रेजर, मतलब खजाना हो गया एविडेंस का, टू एनालाइज इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, कि वो एनालाइज कर सकती हैं कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स हैं, एंड टू रिफाइन इवोल्यूशनरी थ्योरी। और ये जो इवोल्यूशनरी थ्योरीज़ हैं इनके बारे में बता सकती हैं, और जो इवोल्यूशन है ऑर्गेनिज्म का उसके बारे में अच्छे खासे एविडेंस दे सकती है। द सीक्वेंस ऑफ जीनोम, द कंप्लीट जेनेटिक इंडोवमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म हैज़ बीन entirely determined for numerous eubacteria and for several archaebacteria, for eukaryotic microorganisms, Saccharomyces cerevisiae and Plasmodium cepa। तो अब हमें सीक्वेंसेस पता लगने लग गए हैं जीनोम के, जो कंप्लीट जेनेटिक इंडोवमेंट है एक ऑर्गेनिज्म का, हमें वो पता चलने लग गया है। तो इससे हम क्या डिटरमाइन कर सकते हैं कि जो यू बैक्टीरिया हैं और जो सेवरल आर्की बैक्टीरिया हैं, जो यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जैसे कि सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी और प्लाज्मोडियम सेपा, इनके हमें जेनेटिक जीनोम्स पता है हमें। एनिमल्स में जब हम बात कर रहे हैं तो Arabidopsis thaliana or rice, and for multicellular organism, roundworm or Drosophila melanogaster, mice, rat, Homo sapiens। तो इनके जीनोम्स के बारे में आगे टेबल में दिया हुआ है, तो हमें इतना सब कुछ पता लगने लग गया है। सो मोर सीक्वेंस आर बीइंग एडेड टू दिस लिस्ट रेगुलरली। और जैसे जैसे हमें और ज़्यादा इनके सीक्वेंस के, इनके जेनेटिक मेकअप के बारे में पता चल रहा है, हम इस लिस्ट में और ज़्यादा आगे को ऐड करते जा रहे हैं। विथ सच सीक्वेंस इन हैंड, डिटेल्स एंड क्वांटिटी कंपैरिजन अमंग स्पीसीज कैन प्रोवाइड डीप इंसाइट इनटू इवोल्यूशनरी प्रोसेसेस। तो ये जो सीक्वेंस हैं जब ये हमारे हाथ में हैं और ये जो डिटेल्स हैं, हम इनका क्या कर सकते हैं, हम इनका क्वांटिटेटिव कंपैरिजन कर सकते हैं। यानी कि क्वांटिटेटिव कंपैरिजन मतलब कि दो मतलब ऑर्गेनिज्म की इतना इतना जीनोम दोनों में प्रेजेंट है, इतनी उनकी क्वालिटी मैच कर रही है, इतने बेस पेयर मैच कर रहे हैं, तो हम डिफरेंट स्पीशीज़ का क्या कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं। और हम ये मतलब ये पता लगा सकते हैं कि इवोल्यूशनरी ये इनके एंसेस्टर्स कितना ज़्यादा साथ में होंगे। So thus far, the molecular phylogeny derived from the gene sequences consistent with, but in many cases more precise than the classic phylogeny based on macroscopic structure। तो हमें ये पता चलता है कि बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट है, मतलब कंसिस्टेंसी है इनके जो जेनेटिक मेकअप है उनमें, और हम इनके मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स के बारे में भी पढ़ सकते हैं। ऑल्दो ऑर्गेनिज्म हैव continuously diverged at the level of gross anatomy, at the molecular level the basic unit of life is readily apparent। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है ये कंटिन्यूसली डाइवर्सिटी शो करते हैं अपने ग्रॉस एनाटॉमी लेवल पे, और मॉलिक्यूलर लेवल पे जो इनकी लाइफ है वो अलग ही रेडिली अपेरेंट होती है। सो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म आर रिमार्केबली सिमिलर फ्रॉम द सिंपलेस्ट टू द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। तो अब ये जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, चाहे वो कितना ही कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो और चाहे वो कितना ही सिंपल क्यों ना हो उसकी फॉर्मेशन में, तो वो रिमार्केबली क्या होता है, सिमिलर होती है। जो उनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ज़्यादा सिमिलर होता है, और उस मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के जो मैकेनिज्म होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा सिमिलर होते हैं। सो दीज सिमिलैरिटीज़ आर मोस्ट ईजीली सीन एट द लेवल ऑफ सीक्वेंसेस। और ये जो सिमिलैरिटीज़ होती है ये हम जो जेनेटिक मेकअप है उसके जो जीनोम सीक्वेंस हैं उन पे हम देख सकते हैं। आइदर द DNA सीक्वेंस दैट इनकोड प्रोटीन और द प्रोटीन सीक्वेंस देमसेल्फ। यानी कि जो DNA सीक्वेंस है या तो वो किसी भी प्रोटीन को कोड कर रहा है, ये देख के हम पता लगा सकते हैं
या फिर वो जो प्रोटीन है उसका सीक्वेंस देख के ही हम खुद से पता लगा सकते हैं। व्हेन टू जीन्स शेयर्ड रेडिली डिटेक्टेबल सीक्वेंस सिमिलैरिटीज, न्यूक्लियोटाइड एंड सीक्वेंस इन डीएनए और अम्यूनो एसिड सीक्वेंस इन प्रोटीन, दे इनकोड देयर सीक्वेंस। तो अब ये जो दो जीन हैं या तो ये शेयर करते हैं, मतलब ये डिटेक्टेबल जो सीक्वेंस होता है सिमिलैरिटीज़ का न्यूक्लियोटाइड में डीएनए में, their sequence are said to be homologous and their protein are homologous। तो अब अगर दो जीन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा सिमिलर न्यूक्लियोटाइड शो कर रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड की चेन शो कर रहे हैं, सीक्वेंस शो कर रहे हैं, तो उनको हम होमोलोगस कहते हैं। एंड इफ़ टू होमोलोगस जीन्स अकर इन द सेम स्पीसीज, दे आर सेड टू बी पैरालोगस एंड देयर प्रोटीन प्रोडक्ट आर पैरालॉग्स। और अगर ये जो दो जीन्स हैं जो कि होमोलोगस हैं वो एक ही स्पीसी में हैं तो इनको हम पैरालॉगस कहेंगे, और ये जो इनके प्रोटीन से सिंथेसाइज करेंगे उनको हम पैरालॉग्स कहेंगे। सो पैरालॉगस जीन्स आर प्रिज्यूम्ड टू हैव बीन डिराइव्ड बाय जीन डुप्लीकेशन फॉलोड बाय ग्रेजुअल चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ बोथ कॉपीज़। तो ये जो पैरालॉगस जीन्स हैं इनको हम ये प्रिज्यूम करते हैं कि जो जीन डुप्लीकेशन है, मतलब ये जो पैरालॉगस जीन है ये जीन के डुप्लीकेट होने के बाद ग्रेजुअली क्या है ये कॉपीज़ बना रहा है। Typically, paralogous protein are similar not only in sequence but also in three-dimensional structure। तो ये जो पैरालॉगस प्रोटीन होते हैं यानी कि एक ही स्पीसी के अंदर जो दो सीक्वेंस हैं जीन्स के वो सिमिलर हैं एक स्पीसी के अंदर, तो ये जो प्रोडक्ट हैं ये 3 डायमेंशन में क्या करेंगे, सिमिलैरिटीज़ शो करेंगे। और although they commonly have acquired different functions during their evolution, और जो पैरालॉगस प्रोटीन्स हैं इनके स्ट्रक्चर्स तो सेम होंगे बट उनने क्या होगा ना डिफरेंट फंक्शंस उन्होंने एक्वायर किए होंगे अपने इवोल्यूशन के टाइम पे। सो टू होमोलोगस जीन्स, जो दो होमोलोगस जीन्स हैं या फिर जो प्रोटीन हैं जो कि हमें डिफरेंट स्पीसीज़ में मिल रहे हैं उन्हें हम ऑर्थोलोगस कहते हैं। एंड देयर प्रोटीन्स प्रोडक्ट आर ऑर्थोलॉग्स, यानी कि दो होमोलोगस जीन्स हैं। होमोलोगस मतलब एक से जीन्स जो हो रहे हैं अगर वो डिफरेंट स्पीशीज़ में हमें मिल रहे हैं तो उनको हम ऑर्थोलोगस कहेंगे। नाउ ऑर्थोलॉग्स आर कॉमनली फाउंड टू हैव द सेम फंक्शन इन बोथ ऑर्गेनिज्म। और ये जो ऑर्थोलॉग्स होते हैं इनके जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैं उनमें सेम फंक्शन, यानी कि अगर वो एक ऑर्गेनिज्म में एक कोई सपोज वाई प्रोटीन सिंथेसाइज कर रहे हैं तो दूसरी स्पीशीज़ में भी वो वाई प्रोटीन ही सिंथेसाइज करेंगे। एंड व्हेन अ न्यूली सीक्वेंस्ड जीन इन वन species is found to be strongly orthologous with a gene in another, और अगर हमें एक हमें एक ऐसा ऑर्थोलोगस जीन मिलता है जो कि स्ट्रॉन्गली जिसका जो नया सीक्वेंस है वो स्ट्रॉन्गली दूसरे हमें स्पीसी में मिलता है, देन दिस जीन इज़ प्रिज्यूम्ड टू इनकोड अ प्रोटीन विद द सेम फंक्शन इन बोथ स्पीसी। But this means the function of gene product can be deduced from the genomic sequence without any biological characterization of gene product। तो हमें यहाँ से ये पता चलता है कि हम किसी भी जीन का क्या प्रोडक्ट होने वाला है हम उसको डिड्यूट कर सकते हैं, यानी हम उसका पता लगा सकते हैं इवन अगर हम उसका जो बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन है वो ना करें उस जीन प्रोडक्ट का, फिर भी हम क्या कर सकते हैं पता लगा सकते हैं। नाउ an annotated genome includes, in addition to DNA sequence itself, a description of the likely function of each gene product deduced from the comparison with other genomic sequence and established protein functions। जो एनोटेड जीनोम होता है वो इंक्लूड करता है दो डीएनए
के एडिशन को और उसका डिस्क्रिप्शन की जो उसका जीन प्रोडक्ट है उसका क्या फंक्शन है, और ये डिडक्शन की जब दो जीन्स हैं उनको हम जब कंपेयर कर रहे हैं, या फिर जो उनका प्रोटीन फंक्शन है उसकी इस्टेब्लिशमेंट. सो इन प्रिंसिपल बाय आइडेंटिफाइंग द pathway sets of enzyme encoded in a genome, we can deduce from the genomic sequence along the organism metabolic capacity. तो ये जो प्रिंसिपल है आइडेंटिफाई करने का पाथवेज को कि हाँ मतलब ये जो एंजाइम है ये इनकोड कर रहा है इस जीनोम को, तो हम ये डिड्यूस कर सकते हैं, हम ये पता लगा सकते हैं कि जो जीनोम सीक्वेंस है इस ऑर्गेनिज्म का, ये पर्टिकुलरली ये मेटाबॉलिक कैपेसिटीज़ हैं इसके पास, और ये इस तरीके से क्या कर सकता है, मेटाबोलाइट्स बना सकता है. The sequence difference between homologous genes may be taken as a rough measure of degree to which the two species have diverged during evolution. तो ये जो सीक्वेंस है जो दो होमोलोगस जीन्स हैं उनका, उसको जब हम मेजर करते हैं तो जो उसकी डिग्री होती है उन दोनों स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी की जो एवोल्यूशन के टाइम पे होती है, ऑफ हाउ लॉन्ग अगो देयर कॉमन एवोल्यूशनरी प्रिकर्सर गेव राइज टू टू लाइन्स विद डिफरेंट एवोल्यूशनरी फेट्स. अच्छा, तो जो एवोल्यूशन है, जब हम सीक्वेंस ले रहे हैं दो होमोलोगस जीन्स का, तो हम उसका एक रफ मेजर निकाल रहे हैं कि ये दोनों स्पीशीज़ जो हैं वो एक दूसरे से कितना ज़्यादा डाइवर्सिटी शो कर रही हैं, कितना ज़्यादा डाइवर्स है, और कितना इनको कितने लंबे टाइम तक इनका जो मतलब जो इनके एंसेस्टर थे वो सेम थे, और जो इनके कितना इन्होंने टाइम लिया अपने इवोल्यूशनरी प्रिकर्सर्स के साथ दो अलग अलग डिफरेंट इवोल्यूशनरी लाइंस जनरेट करने के लिए. The larger the number of sequence differences, the earlier the divergence in evolutionary history. तो जितना ज़्यादा नंबर जो था, सीक्वेंस डिफरेंस जो था, उसमें उतना ज़्यादा डाइवर्स उनकी उतनी ज़्यादा डाइवर्स जो है डाइवर्जेंस जो है उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में आया. सो वन कैन कंस्ट्रक्ट अ फाइलोजेनी, मतलब कि फैमिली ट्री हम बना सकते हैं, इन विच द एवोल्यूशनरी डिस्टेंस बिटवीन एनी टू स्पीसीज रिप्रेजेंटेड बाय देयर प्रॉक्सिमिटी ऑफ द ट्री. तो अगर हम मतलब कोई भी ना इवोल्यूशनरी ट्री बनाए, अगर हम फाइलोजेनी का इवोल्यूशनरी ट्री बनाएं, तो हम उससे ये डेफिनेटली ये डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से अलग है या दूर है उस इवोल्यूशनरी डिस्टेंस में. सो एज इवोल्यूशन advances, new structure processes or regulator machines are acquired, reflections of the changing genomes of the evolving organism. तो जितना ज़्यादा इवोल्यूशनरी एडवांसेस होंगे एक ऑर्गेनिज्म में, उतना ज़्यादा वो नए स्ट्रक्चर्स बनाएगा, उतनी ज़्यादा वो नई प्रोसेसेस करेगा, और उतना ज़्यादा वो मैकेनिज्म जो है वो रेगुलेट करेगा. जो रिफ्लेक्शंस हैं उसके, जो चेंजिंग जीनोम के हैं, जो चेंज है उसके जीनोम्स में, वो उसका क्या है, इवॉल्विंग ऑर्गेनिज्म का. तो हम ये पता लगा सकते हैं उसकी इवोल्यूशनरी एडवांसमेंट से. So, the genome of a simple eukaryote such as yeast should have genes related to the formation of nuclear membrane, genes not present in prokaryotes. तो अब जैसे हम एक यूकैरियोटिक सेल का एग्जांपल ले रहे हैं, एक सिंपल यूकैरियोटिक सेल है यीस्ट. तो यीस्ट के पास जीन्स होते हैं जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को जनरेट कर सकते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन कर सकते हैं, बट ये वाले जीन एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोट्स में. सो द जीन ऑफ एन इंसेक्ट शुड कंटेन जीन दैट इनकोड प्रोटीन
involved in specifying the characteristic insect segmented body plan, genes not present in yeast. उसके बाद ईस्ट से हम जब थोड़ा सा ऊपर उठ के इंसेक्ट्स में आते हैं, ईस्ट इज़ अ फंजाई, नाउ इंसेक्ट इज़ इन किंगडम एनिमेलिया. तो जब हम ऑर्थोपोड्स की बात करते हैं, इंसेक्ट्स की बात करते हैं, तो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं कि इनमें एक्सोसाइटोस्केलेटन प्रेजेंट होता है जो कि काइटिन का बना हुआ होता है, और इनके क्या होते हैं, जॉइंट अपेंडेजेस होते हैं. तो अब ये जो इंसेक्ट है, इनमें जो जीन्स प्रेजेंट है वो इस तरीके का प्रोटीन जो है वो जनरेट करेंगे, उस प्रोटीन को इनकोड करेंगे जो कि उस जो इंसेक्ट है उसकी बॉडी में उस तरीके के प्रोटीन्स को जनरेट करेगा जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करते हैं. सो द जीनोम ऑफ ऑल वर्टिब्रेट एनिमल शुड शेयर जीन्स दैट स्पेसिफाई द डेवलपमेंट ऑफ स्पाइनल कॉलम. उसके बाद जब हम वर्टिब्रेट्स की बात करें, वर्टिब्रेटेड एनिमल्स की बात कर रहे हैं, तो उन सब में एक ऐसा जीन प्रेजेंट होना चाहिए, ऑब्वियसली होता है. तो उनमें वो एक इस तरीके का जीन शेयर करते हैं सबके सब, जो कि स्पाइनल कॉलम को क्या करता है, डेवलप करता है. एंड दोज ऑफ मैमल्स शुड हैव यूनिक जीन्स नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा. और जब हम पर्टिकुलरली मैमल्स की बात करें तो मैमल्स में इस तरीके के जीन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि प्लेसेंटा की डेवलपमेंट के लिए नेसेसरी होते हैं. सो अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैमल्स एंड सो ऑन. प्लेसेंटा इज़ एन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैमल्स, और मैमल्स में मैमरी ग्लैंड जो होती है फीमेल्स में, तो वो भी एक जीन जो होगा वो सभी मैमल्स शेयर करेंगे. सो कंपैरिजन ऑफ द होल जीनोम्स ऑफ स्पीसी इन ईच फाइलम मे लीड टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ जीन क्रिटिकल टू फंडामेंटल इवोल्यूशनरी चेंज इन बॉडी प्लान एंड डेवलपमेंट. तो अब जब हम एक होल स्पीसी का जीनोम या हम एक पर्टिकुलर फाइलम का जो जीनोम है उसका जब हम कंपैरिजन करते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि जो फंडामेंटल इवोल्यूशनरी चेंजेस हैं, मतलब जो फंडामेंट्स हैं ना, वो सभी शेयर कर रहे होते हैं. तो हमें इससे पता चलता है कि हाँ भाई, इस स्पीशी के क्या हैं इवोल्यूशनरी, मतलब दे वर रिलेटेड. अब हमें एक फिगर दी हुई है, फर्स्ट लेट्स कि इसमें क्या दिया हुआ है. इसमें दिया हुआ है जनरेशन ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी बाय म्यूटेशन एंड जीन डुप्लीकेशन. तो अब इसमें हमको एक वो दिया हुआ है कि जनरलाइजेशन दिया है कि किस तरीके से म्यूटेशन से एक नई स्पीशी बनी है या फिर जीन डुप्लीकेशन की वजह से नई स्पीशी बनी है. तो सबसे पहला क्या है, अ मिस्टेक ड्यूरिंग रेप्लिकेशन ऑफ द जीनोम ऑफ स्पीसी ए रिजल्ट इन डुप्लीकेशन ऑफ जीन. द सेकेंड कॉपी इज सुपर Flosses mutation in either copy will not be deleterious as long as one good version of gene 1 is maintained. तो ये एक जीन है और इसका एक पर्टिकुलर फंक्शन है. तो भाई क्या, म्यूटेशन इन मैनी जीन्स लीड टू इवोल्यूशन ऑफ अ न्यू स्पीसी. तो अब इसमें कुछ म्यूटेशन हुआ और उसने ये पर्टिकुलर बना लिया. तो अब ये क्या है, होमोलोगस GS1 एंड ये जो दूसरा जीन है स्टार टाइप का आर ऑर्थोलोगस इनकोडिंग प्रोटीन ऑफ द सेम फंक्शन इन डिफरेंट स्पीसीज. तो ये ऑर्थोलोगस है. ऑर्थोलोगस मतलब क्या होता है कि जो जीन है वो दो अलग अलग डिफरेंट स्पीशीज़ में प्रेजेंट है और सेम फंक्शन कर रहा है. ठीक है, तो अभी इसका ये जो फंक्शन है ये ऑर्थोलोगस हो गया दूसरी स्पीशी के साथ. इसमें क्या हुआ, जीन डुप्लीकेशन हुआ और इसमें दो फंक्शन हो रहे हैं. तो पहला क्या है, म्यूटेशन इन जीन 1 कॉपी राइज टू जीन 2 एंड जीन 2 इनकोड्स अ प्रोटीन विथ अ न्यू एंड डिफरेंट फंक्शन. तो डुप्लीकेशन में दूसरे वाले पे क्या हुआ, म्यूटेशन हुआ और उसका ये फंक्शन हो गया. तो अब ये जो होमोलोगस जीन्स हैं 1 और 2 वो पैरालोगस है, यानी कि एक ही स्पीसी में प्रेजेंट है और दो डिफरेंट उसको कोड कर रहे हैं. सो इन सीक्वेंस बट इनकोडिंग प्रोटीन जो कि डिफरेंट हैं दोनों फंक्शन में एक स्पीसी के अंदर. तो ये एग्जाम्पल था होमोलोगस का और पैरालोगस का. अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फंक्शनल जीनोमिक्स शो द एलोकेशन ऑफ जीन्स
टू स्पेसिफाई सेल्यूलर। तो अब हम जब इस टॉपिक में बात कर रहे हैं तो हम ये देखते हैं कि व्हेन द सीक्वेंस ऑफ जीनोम इज फुल्ली डिटरमाइंड एंड ईच जीनोम इज एनोटेड। अच्छा, जब हमें एक सीक्वेंस में एक जीनोम के सीक्वेंस के बारे में ये पता होता है कि हाँ मतलब इसका फुल डिटर्मिनेशन कर लिया है, हमने पहचान लिया है उसके सीक्वेंस को, और हमने उन जीन को पर्टिकुलरली नोट कर लिया है कि पर्टिकुलरली हमने उनको एक फंक्शन के लिए असाइन कर लिया है। सो molecular genetics can group gene according to the processes। तो ये जो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स होते हैं वो उस जीन को एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए प्रोसेस कर सकते हैं, जैसे कि डीएनए सिंथेसिस के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस, ये एग्जांपल्स हैं, ठीक है, जनरेशन ऑफ एटीपी एंड सो फोर्थ, इन विच दे फंक्शन एंड दस फाइंड व्हाट फ्रैक्शन ऑफ जीनोम इज अलोकेटेड टू ईच ऑफ द सेल्स एक्टिविटीज़। तो इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि हाँ ये जो पर्टिकुलर है ऑर्गेनिज्म या पर्टिकुलर जीन है उसका पर्टिकुलर फंक्शन, और हम ये भी पता लगा सकते हैं उनके फ्रैक्शंस में जो उनके जीनोम है उनकी जो एलोकेशन है किसी भी सेल की एक्टिविटी में। सो द लार्जेस्ट कैटेगरी ऑफ जीन इन ई कोलाई and Homo sapien consist of gene of yet unknown functions which make up more than 40% of the gene in each species। तो अब हमें अगर ये कुछ एग्जांपल दें, जैसे कि ई कोलाई है और ए थैलियाना है और एक होमोसेफियंस है, तो इनमें हमें अभी तक 40% जो जीन्स हैं उनके फंक्शंस के बारे में पता ही नहीं है कि वो फंक्शन क्या करते हैं। सो द ट्रांसपोर्टर्स दैट मूव ions and small molecule across plasma membrane take up significant proportion of the genes in all three species। तो जो ट्रांसपोर्टर्स हैं जो कि मूव करते हैं, आयंस को मूव करते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स को मूव करते हैं एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, उनको हम एक सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन में लेते हैं एक जीन के, इन तीनों स्पीशीज़ के। सो मोर इन द बैक्टीरियम एंड प्लांट देन इन मैमल्स। तो ये कुछ परसेंटेज कुछ दी हुई हैं इसमें, ठीक है। सो जीन्स दैट इनकोड द प्रोटीन्स एंड आरएनए रिक्वायर्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस मेक अप 3% to 4% ऑफ ई कोलाई जीनोम। तो जो जीन्स होते हैं जो इनकोड करते हैं प्रोटीन को या फिर आरएनए को जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में चाहिए होते हैं, और वो 3 से 4% जो है ई कोलाई का वो जीनोम फॉर्म करते हैं। बट इन द मोर कॉम्प्लेक्स सेल्स ऑफ ए थैलियाना more genes are needed for targeting protein to their final location in the cells then are needed to synthesize those protein। पहला हमने एग्जाम्पल देखा, हमने ई कोलाई का देखा, तो ई कोलाई में हमको क्या करना है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करना है, तो उसके लिए हमें जीन्स की रिक्वायरमेंट है। एथियाना की बात कर रहे हैं जब हम, तो हमें इसमें सिंथेसाइज करने से ज़्यादा उस प्रोटीन को जहाँ पे सेल को ज़रूरत है उसमें पहुँचाने के लिए, ले जाने के लिए जो कॉम्प्लेक्स है उसकी ज़्यादा ज़रूरत है। सो इन जनरल मोर कॉम्प्लेक्स द ऑर्गेनिज्म द ग्रेटर द प्रोपोर्शन ऑफ इट्स जीनोम दैट इनकोड्स जीन involved in the regulation of cellular processes and the smaller the proportion dedicated to the basic processes themselves such as ATP generation and protein synthesis। तो जर्नल में जब हम बात करें तो ये है कि जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होगा, यानी जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होगा उसके पास उतनी ज़्यादा प्रोपोर्शन होगी उसके जीनोम की जो कि इनकोड करती है उन जीन्स के लिए जो कि इन्वॉल्व होते हैं रेगुलेशन में, रेगुलेट कराने में उस जो जीनोम है उसके सेलुलर प्रोसेसेस को, और जो स्मॉल प्रोपोर्शंस हैं वो इस चीज़ के लिए डेडिकेटेड हैं, ये काम कर रहे हैं कि जो बेसिक प्रोसेसेस है जैसे कि एटीपी जनरेशन और प्रोटीन सिंथेसिस वो हो जाए ढंग से। तो दिस इज़ complete here, this paragraph is completed।
The next topic which we have is genomic comparisons will have increasing importance in human biology and medicines. तो अब ये जो जीनोमिक कंपैरिजन है, यानी कि हम एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का जीनोम कंपेयर करा रहे हैं एक पर्टिकुलर स्पीसीज से, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है हम जब ह्यूमन बायोलॉजी की बात कर रहे हैं, जब हम ह्यूमंस के बारे में पढ़ने की बात कर रहे हैं तब, और जब हम मेडिसिन्स के बारे में पढ़ रहे हैं तब. So the genomes of chimpanzee and humans are 99.9% identical. तो हम चिंपैंजीज और ह्यूमंस की जब हम बात कर रहे हैं तो उनका 99.9% जो जीनोम होता है वो आइडेंटिकल होता है. Yet the difference between them बिटवीन द टू स्पीसीज़ आर वास्ट. लेकिन जब हम फिज़िकली देखें और इवन इन हम वैसे भी देखें तो जो चिंपैंजी हैं और जो ह्यूमंस हैं उनमें कितना ज़्यादा वास्ट, उनकी जो स्पीसीज़ है उनमें कितना ज़्यादा डिफरेंस है. So the relatively few differences in genetic environment must explain the possession of language by humans, the extraordinary athleticism of chimpanzee and myriad other differences. So a genomic comparison will allow research to identify candidate genes linked to divergence in the development programs of humans and other primates to emergence of complex functions such as language. तो अब ये जो जीनोमिक कंपैरिजन है ये हमें रिसर्च करके हमें इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए कितना ज़्यादा काम आएगा कि वो क्या चीज़ें हैं, वो क्या डाइवर्सिटी के जो डिफरेंसेस हैं एक ह्यूमन के अंदर और एक प्राइमेट के अंदर, जो कि उन दोनों की जो फंक्शंस हैं, जो कि कॉम्प्लेक्स फंक्शंस हैं, जैसे कि लैंग्वेज, ह्यूमन नोज द लैंग्वेज, तो किस तरीके से उनमें इतना क्या डिफरेंस है और उन किन जीन्स में ऐसा डिफरेंस है कि ह्यूमन इतना इवॉल्व हो गया और जो दूसरे प्राइमेट्स हैं उनकी जो है उनमें इतना डिफरेंस है. सो द पिक्चर विल बिकम क्लियरर only as more primate genomes become available for comparison with the human genome. तो हमें ये अच्छे से तब पता चल पाएगा कि कहाँ पे ह्यूमन के किस जीनोम में किस जीन में डिफरेंस आया है. वो तभी हो पाएगा जब हमारे पास बहुत और भी ज़्यादा ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हों और अदर ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हों, जिससे हम ह्यूमन का जीनोम क्या कर पाएँ, कंपेयर कर पाएँ. नाउ सिमिलरली द डिफरेंसेस इन जेनेटिक एंडोवमेंट अमंग ह्यूमंस are vanishingly small compared with the difference between human and chimpanzee. तो ये जो जेनेटिक एंडोवमेंट है ह्यूमंस का वो मतलब वो स्मॉल कंपेयर्ड, मतलब बहुत ज़्यादा कंपेयर नहीं हुआ है, और जो डिफरेंस है ह्यूमंस में और चिंपैंजीज में वो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा वैरायटी दोनों में जनरेट कर रहा है, वो भी अलग अलग, और बहुत ज़्यादा वेरिएशन शो कर रहा है. सो इंक्लूडिंग डिफरेंस इन हेल्थ एंड इन ससेप्टिबिलिटी टू क्रॉनिक डिसीजेस. तो जब हम डिसीज़ की बात कर रहे हैं तो उनमें ससेप्टिबिलिटी की जब हम बात कर रहे हैं तो ह्यूमंस में वो अलग तरीके से सबसे ससेप्टेबल हैं, जबकि चिंपैंजीज में वो अलग तरीके से. सो वी हैव मच टू लर्न अबाउट द variability in sequence among humans, and during the next decade the availability of genomic information will almost certainly transform मेडिकल डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट. और यहीं से हम जो ह्यूमन सीक्वेंस है उसको पढ़ के और जो हमारे पास उसके जीनोमिक इंफॉर्मेशन हो तो उनकी अवेलेबिलिटी के साथ हम क्या कर सकते हैं, जो हम डायग्नोस कर सकते हैं बहुत सारी डिसीज़ेस को, बहुत सारी बीमारियों को, और उनको फिर ट्रीट भी कर सकते हैं. सो वी मे एक्सपेक्ट दैट सम जेनेटिक डिजीजेस palliatives will be replaced by cures, and that for diseases
susceptible associated with particular genetic makers for warming, or perhaps increasing preventive measures with prevail. So today's medical history may be replaced by a medical forecast. तो हम ये जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, जेनेटिक डिसीज़ेस हैं, इनको हम कई हद तक शायद ट्रीट कर पाएँ। तो हमारा जो इवोल्यूशनरी फाउंडेशंस है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, बट वी हैव द समरी रिमेनिंग हियर. सो we always compile the chapter after completing the summary. So here also we are going to discuss it. So evolutionary foundation की summary क्या है? Occasionally inheritable mutations yield an organism in better suited for survival in ecological niche and progenies that are preferentially selected. तो हम ओकेजनली जो इनहेरिटेबल जो म्यूटेशंस हैं उससे हम ये बोलते हैं कि हाँ एक स्पीशी को ये सर्वाइवल के लिए सूटेबल बना रहा है. सो दिस प्रोसेस ऑफ म्यूटेशन एंड सेलेक्शन इन द बेसिस for Darwin's evolution that led for the first cell to all the organisms that now exist and explain the fundamental similarities of all organisms. तो ये जो म्यूटेशन हुआ इससे इवोल्यूशन हुए, ऐसा डार्विन सेड दिस कि ये सिलेक्शन है या फिर वट एवर इट इज़ सो एंड सो ये जो फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ हैं ऑल ऑर्गेनिज्म की, इसके बारे में भी. सो लाइफ ओरिजिनेटेड अबाउट 3.5 मिलियन ईयर्स अगो. ये एक फैक्चुअल चीज़ है. मोस्ट लाइकली विद द फॉर्मेशन ऑफ अ मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड कंपार्टमेंट कंटेनिंग अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग आरएनए मॉलिक्यूल. और जो पहली लाइफ ओरिजिनेट हुई वो मेम्ब्रेन से इंक्लोज्ड थी और उसमें जो जीनोम प्रेजेंट था वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग आरएनए मॉलिक्यूल था. द कंपोनेंट्स फॉर द फर्स्ट सेल वर प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ लाइटिंग एंड हीट टेम्परेचर. और ये जो बना ये किस तरीके से बना कि CO2 NH3 और CH4 जो रिच इन्वायरमेंट था और लाइटनिंग और वॉल्केनिक हीट ने इसको एनर्जी प्रोवाइड की रिएक्ट करने के लिए. सो द कैटालिटिक एंड जेनेटिक रोल ऑफ अर्ली RNA जीनोम वर सेपरेटेड ओवर टाइम. DNA बिकम द जेनेटिक मटीरियल एंड प्रोटीन आर द मेजर कैटालिटिक स्पीसीज. तो फिर हमने जैसे RNA की जो जब हमने हिस्ट्री पढ़ी थी तो हमने उसमें देखा था कि किस तरीके से RNA ने फिर कैटालिटिक रोल ले लिया और जो प्रोटीन है उसने कैटालिटिक रोल ले लिया और जो DNA है उसने कैसे जीनोमिक मटेरियल बनाने में कंट्रीब्यूट किया या उसने ये काम ले लिया. सो यूकैरियोट सेल्स एक्वायर्स द कैपेसिटी फॉर फोटोसिंथेसिस. यूकैरियोट्स के पास कैपेसिटी होती है फोटोसिंथेसिस करने की, फॉर ऑक्सीडेशन, फॉस्फोराइलेशन, फॉर इंडोसिम्बायोटिक बैक्टीरिया. In multicellular organism, different cell types specialized in one or more of the functions essential for the organism survival. तो जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है उनमें डिफरेंट टाइप की सेल्स प्रेजेंट है जो कि एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए स्पेशलाइज्ड हैं. नाउ नॉलेज ऑफ द कंप्लीट जीनोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द फाइलोजेनिक ट्री. तो हमने जो फाइलोजेनिक ट्री है उससे हम ये पता कर सकते हैं कि कौन से ऑर्गेनिज्म कितने ज़्यादा रिलेटेड हैं एक दूसरे से, ये कितने ज़्यादा अलग हैं. सो द इवोल्यूशन एंड फंक्शंस ऑफ एक्सटेंट ऑर्गेनिज्म एंड ऑफर ग्रेटर अपॉर्चुनिटी इन ह्यूमन मेडिसिन. और इससे हम ये भी पता लगा सकते हैं ह्यूमन मेडिसिन्स में आगे कितना ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है हमारे पास और हम डिफरेंट डिजीज़ेस को ट्रीट कर सकते हैं जीनोम कंपेयर करा के. और हम ये भी पता लगा सकते हैं कि हम कहाँ पे किस ऑर्गेनिज्म किस तरीके से अलग हैं. तो अब हमारा यहाँ पे इवोल्यूशनरी फाउंडेशंस भी ख़त्म हो गया है. अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो कैटलिस्ट है शायद, बट उसके बाद फिर दैट्स अ वेरी स्मॉल चैप्टर ऑफ ओनली 4 पेजेस. एंड आफ्टर दैट द मेन टॉपिक विच इज़ स्टार्टिंग इज़ वाटर. तो फिर हमें वाटर से स्टार्ट करना है एंड दिस चैप्टर इज़ हेयर ओनली. ये एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर था. इसमें हमने सेलुलर फाउंडेशंस के बारे में पढ़ा कि जो सेल्स होती हैं वो किस तरीके से सेलुलर फाउंड के लेवल पे किस तरीके से उससे पहले हम ये प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करेंगे.
for sure in the next chapter, in the next lecture. So ये स्ट्रक्चर एंड कैटलिस्ट ओके. तो हमने सेलुलर फाउंडेशन पढ़ा, फिर हमने केमिकल फाउंडेशन पढ़ा, हमने इवोल्यूशनरी फाउंडेशन अब पढ़ लिया और फिजिकल फाउंडेशंस पढ़ी. तो किस तरीके से जो बायोकेमिस्ट्री है उसके फाउंडेशंस रही हैं, तो हमने ये डिस्कस किया है. अब हमारा जो मेन जो टॉपिक्स हैं, मेन चैप्टर्स हैं, वो अब हमारे शुरू हो रहे हैं. सो दिस वाज एन इंट्रोडक्टरी चैप्टर जो कि आज ख़त्म हो गया इवोल्यूशनरी फाउंडेशंस तक इतने लेक्चर्स में. So meet you guys in the next very lecture and keep showing your love. Thank you.